नमस्ते दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अपने संभव असंभव कहानी के अगले हिस्से में। आपसे नम्र विनंती है कि इस कहानी को देखने से पहले आप इस कहानी का पहला भाग जरूर देखिए, नहीं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमने पिछले हिस्से में छोड़ा था, जहाँ पर कविता के नज़रों के सामने अपने तीनों सहेलियों का मृत शरीर पड़ा हुआ था। यह देखकर अचानक कविता ढाबे के तरफ दौड़ते हुए पहुंची और ढाबे के तरफ जाकर उसी टेबल के करीब पहुंची जहाँ पर चारों सहेलियों ने खाना खाया था। पर उसकी नज़र आसपास के जगह पर पड़ी तो कुछ भी वैसा नहीं था जैसे कल रात में नजर आया था। फिर वो वहीं बैठकर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद उसने खुद को संभाला और वो अपने तीनों सहेलियों के परिवार वालों तक इस दुर्घटना की खबर दी और जैसे तैसे सब संभाला। और रात को वो अपने घर पहुंची। कविता कामकाजी महिला होने के वजह से वो उस घर में अकेली ही रहती थी। काफी देर तक उसके नजरों के सामने उसके सहेलियों का मृत शरीर और वह जला हुआ ढाबा बार बार नजर आ रहा था। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई तो अचानक उसके घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। तो उस आवाज से कविता की नींद खुल गई। तो उसकी नज़र घड़ी पे पड़ी तो रात के 12 बज रहे थे। तो उसने सोचा कि वह उसका वहम होगा। फिर से उस दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई तो अचानक कविता घबरा गई, क्योंकि वह सोचने लगी कि इतने रात में कौन हो सकता है। तो उसने दरवाजा न खोलते हुए वही दरवाजे के पास खड़े होकर पूछा, कौन है? तो सामने से किसी ने जवाब नहीं दिया और उसके बदले और जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। फिर कविता डरते हुए पूछी कि कौन हो? फिर भी सामने से कोई जवाब नहीं आया और थोड़ी देर बाद इंतजार करने पर खटखटाने की आवाज भी नहीं आई। कविता अब और भी ज्यादा घबरा गई और वो अपने कमरे में सोने चली गई। और जैसे ही उसकी नज़र कमरे की खुली हुई खिड़की पर पड़ी तो उसको खिड़की के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आया। जब उस व्यक्ति के तरफ गौर से देखा तो वो व्यक्ति वही था जो कल रात कविता के गाड़ी के सामने अचानक आ गया था। पर इस बार उस व्यक्ति का चेहरा आधा जला हुआ था, जिससे उस व्यक्ति को पहचानना आसान तो नहीं था, पर कविता उसे पहचान गई। और जैसे ही कविता खिड़की के नजदीक पहुंची तो एक तेज हवा अंदर आई और खिड़की बंद हो गई। और जैसे ही कविता ने खिड़की खोली तो वो व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था। फिर डर के मारे कविता ने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी और अपने बिस्तर पर पूरा कंबल ओढ़कर लेट गई। थोड़ी देर हुई थी तो उसके बेड के नीचे से उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। कविता बेड के नीचे झांककर देखना ही चाहती थी, पर वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उसकी झांककर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो वैसे ही लेटी रही और थोड़ी देर में उसे ऐसे महसूस होने लगा कि उसका बेड अपनी जगह से हिल रहा है। कविता काफी डरी हुई थी, पर कविता से रहा नहीं गया और इस बार उसने झांक कर देख ही लिया, पर वहाँ पर कोई नहीं था। और जैसे ही वो पलटकर बेड पर सीधी होती है तो उसे वो अधजला व्यक्ति बेड पर बैठा हुआ नजर आता है। यह देखकर कविता काफी जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो सुबह हो जाती है, पर बेहोशी से उठकर कविता को काफी घबराहट महसूस होती है और उसका मन यह जानने के लिए व्याकुल होता है कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कविता फिर से उस जले हुए ढाबे की तरफ जाती है। और जैसे ही वह ढाबे के अंदर पहुंचती है तो उस ढाबे के दीवार पर एक व्यक्ति की तस्वीर नजर आती है, जिसकी शक्ल उस अध जले व्यक्ति से मिलती है, जो बार बार उसके नजरों के सामने आ जाता है। फिर कविता उस तस्वीर को निकालकर आसपास के गांव में उस ढाबे के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है। पर जब भी वह बात छेड़ने जाती है तो गांव वाले काफी घबरा जाते हैं और उस बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। काफी परेशान और थक जाने के बाद उसे घर लौटते लौटते काफी रात हो जाती है।
और जैसे ही अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी होती है तो उसे काफी डर महसूस होता है, क्योंकि कल रात का उसका अनुभव इस घर में काफी डरावना था। पर कैसे तो भी वो हिम्मत करके घर के अंदर चली जाती है। पर जैसे ही वो अंदर पहुंचती है तो कल का नजारा देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। कविता को अपने हॉल में लगे हुए आईने में कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जब वो आईने के करीब जाकर देखती है तो उसमें यह लिखा रहता है कि हमारी मदद करो। यह पढ़कर कविता काफी गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि क्या करूं, कैसे करूं तुम्हारी मदद? तुमने तो मुझे 2 दिन से परेशान करके रखा हुआ है, और ये क्या तरीका होता है मदद मांगने का? तुमने तो मेरा पूरा घर तहस नहस कर दिया है। जैसे ही वो अपनी बात पूरी करती है तो अचानक आईने में उस अधजली व्यक्ति का प्रतिबिंब नजर आता है, और जब कविता पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई खड़ा नजर नहीं आता। और जब फिर से आईने में देखती है तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब उस खंडर बने ढाबे में मिलेंगे। कविता काफी डरी हुई और थकी होने के बावजूद भी उतने रात में वापस जाने का फैसला लेती है, और जब उस ढाबे में पहुंचती है तो उसे ढाबे के अंदर से एक रोशनी बाहर आती हुई नजर आती है। जब वह डरते हुए ढाबे के अंदर जाती है तो उसे नजर आता है कि वह रोशनी ढाबे में लगे एक आईने से टकराते हुए बाहर आ रही है। जब वह उस आईने के करीब जाती है तो उसे आईने के करीब एक बंद पड़ा बक्सा नजर आता है। जब वो बक्सा खोलकर देखती है तो उसमें से कुछ तस्वीरें और खत बाहर आते हैं। जब वो खत पढ़ना शुरू करती है तो उसे सभी बातें समझ में आने लगती है। जब 2 ही पन्ने खत के पढ़ने हो चुके होते हैं तो कविता फुट फुट कर रोने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका काफी शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी यहाँ तक सुनी। मैं जानती हूँ कि आपके मन में इस कहानी को लेकर काफी सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, जैसे कि वो अधजला व्यक्ति कौन है, और उस बक्से में मिले खत और तस्वीरें किसकी है, और उस खत को पढ़कर कविता क्यों रो रही है, और इन सब चीजों का उसके तीनों सहेलियों का मौत का क्या संबंध है। आपको इन सभी सवालों का जवाब इस कहानी के तीसरे और अंतिम भाग में मिल जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस कहानी की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और आपको इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।